बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेलकम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का जो हमारा चैप्टर है उसको हम पहले से शुरू कर चुके हुए हैं। ये मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर दी थी। इसमें जो चीज़ें रह गई थी बाकी उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन देख रहे हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का हवाला आ रहा है। मैंने ये तमाम चीज़ें आपको पिछले लेक्चर्स में कवर करवा दी हुई है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा रिव्यू रखा है उनका, ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो कि हमने इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस जो रह गए थे हमें क्या करना है। जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर है, सिंबल्स इनके आर एल और सी है। इम्पिडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास, उसमें जो इम्पिडेंस है जिस पे हम बात करेंगे रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर की तो रेजिस्टेंस ही होती है, सिंपल, ठीक है। और जो इंडक्टर होता है उसकी एक्स एल से रिप्रेजेंट होती है, जिसको हम हमेशा क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल, राइट। और जो हमारे पास कैपेसिटर्स की इंडक्टेंस होती है, जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं या रिएक्टेंस कहते हैं, सॉरी इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब होता है जो उसकी वो है दुश्मनी, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है 1/2 पाई एफ सी, राइट। तो ये चीज़ आपके पास आती है, जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्लियर भी किया, आपको याद आ जाएगा जब आप ये लेक्चर सुनेंगे, तो ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, फेज ऑफ करंट। यहाँ पे जो रेजिस्टर था उसमें तो हमारे पास जो वोल्टेज है VR, उसके साथ ही करंट चलता था, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता था। और मैंने आपको क्या बताया था, सिविल सिविल का वर्ड, सिविल के वर्ड में क्या मतलब था कि जब हम बात करेंगे आपके इंडक्टर की, तो इंडक्टर में हमेशा क्या होगा, इंडक्टर में हमेशा करंट से आगे होगा वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज जो है वो ये करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर आगे होगा तो उसका मतलब है कि करंट पीछे होगा, सो करंट, ये करंट की बात हो रही है, करंट लैग्स VL/90 डिग्री एंगल। और कैपेसिटर में जो करंट है वो आगे होता है, तो उसका मतलब है कि करंट वुड लीड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये VL और आपके VC की बात हो रही है, राइट। ये आपने याद रखना है, यही चीज पेपर में आती है नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसका जो रिलेशनशिप है वो आप सबको पता है कि VR मैक्सिमम क्या होता है, IM/R, VL क्या होता है, IM/XL, और VC क्या होता है, IM/XC, ठीक है। ये ओम्स लॉ ही चल रहा है हमारा। और इसमें मैंने इस चीज को दोबारा से हाईलाइट करके आपके सामने, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली ही चीज है जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने बता दी है, अदरवाइज टेबल में ये, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। तो इंडक्टेंस में या इंडक्टर में जो करंट है वो लीड लैग करता है, सॉरी। और जो कैपेसिटर है उसमें आपका करंट लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और जो रेजिस्टर है उसमें कोई लीड और लैग नहीं होता, करंट हमेशा इन फेज होता है वोल्टेज VR के, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी चीजें कर ली हुई हैं। अब हम बात करते हैं गर्ल्स, यहाँ पे जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है, सिंगल लूप LRC सीरीज सर्किट। इस चैप्टर का जो या मतलब इस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वो ये बनता है कि हमने सिंगल लूप RLC सीरीज सर्किट पढ़ना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि आपने उसमें, अब अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो बिल्कुल शुरू में हमने क्या किया था, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर RC सीरीज सर्किट पढ़ा था। ये हम बात कर रहे थे जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट में हमने R और L का कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है। उसके बाद टैंक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस में हमने L और C का कॉम्बिनेशन बनाया था। और अब हम यहाँ पे R L और C को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनता है RLC सीरीज सर्किट। और ये सीरीज में लगता है कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले R है, उसके बाद यहाँ पर L है, उसके बाद यहाँ पर C है, इन तीनों को आपने एक ही गो में लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो EMF या वोल्टेज है वो आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग है, सेंस ये हमारा चैप्टर का नाम ही ऑल्टरनेटिंग करंट है। अभी मैंने इसी शुरू में आपको इतना बड़ा सा ये चीज़ दिखाई है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो वोल्टेज यूज करना है वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ये इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है। सिंगल लूप सर्किट है, कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर, कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर, कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक जनरेटर हमें चाहिए, ईएमएफ जो कि करेगा सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, जो कि हमें ऑल्टरनेटिंग करंट देगा, जिसकी वैल्यू ये बनती है, ये वही वाली वैल्यू है ई, जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। हर वो चीज इसके ब्रैकेट में आगे टाइम आ जाता है, इसका मतलब है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। EM sin of ωt, साइन क्यों, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल साइनोसॉइडल ग्राफ जैसी होती है, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे वेरी करता है। अब अगर आपने करंट निकालना है तो करंट की वैल्यू ये बनती है इसमें, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे ωt-5 आएगा, और यहाँ पे क्या था, सिर्फ ωt था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लूप रूल अप्लाई करेंगे, तो लूप रूल का मतलब क्या है कि यहाँ से एनर्जी मिल रही है और कहाँ कहाँ पे जाया हो रही है, यहाँ पे जाया हो रही है VR के क्रॉस, जिसको हम कहेंगे VR। यहाँ पे जाया हो रही है VL के तरह, इसको हम कहेंगे VL। और यहाँ पे जाया हो रहा है VC की तरह, इसको हम कहेंगे VC, ठीक है। इन सब का सम हमारे पास आएगा यहाँ पे 0। सो EMF क्या बना, VR VL VC।
ठीक है। और जब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ईएमएफ की जगह यहाँ पे ये आ जाएगा, वीआर की जगह पे ये बन जाएगा, वीएल की जगह पे ये बन जाएगा, और वीसी की जगह पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ देखते रहें कि क्या क्या हिसाब है। वीआर का मतलब क्या है? वीआर का मतलब ये है कि सिंपल अभी आपने क्या करना है, मैक्सिमम यानी कि करंट को आपने रेजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये रेजिस्टर आपके सामने है यहाँ पर, और ये आई की जो वैल्यू है ये आपने ऊपर से उठानी है ये। तो ये पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आया प्लस इक्वेशन, क्योंकि लंबी थी तो मैंने उसको जो है वो यूं करके लिख दिया कि ये प्लस का साइन है, आपके सामने आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा वी एल के अंदर अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन बताई है, ये वाली ये देख लें आप। ये तीनों हम यही चीजें यूज करें, पहले हमने आई एम आर किया, फिर हम आई एम एक्सएल करेंगे, फिर हम आई एम एक्सी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, आई और जो आपका एक्स एल था उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये पूरी चीज आ गई। अब सिर्फ जो चीज देखने वाली है वो ये है कि आई एम एक्सल तो आप कर ही लेंगे, जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है क्योंकि आपने करंट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो उसमें ओमेगा टी माइनस फाइव के साथ क्या है, मैंने भी आपको क्या बताया था कि हमारा जो वी एल है उसमें करंट आपका लीड नहीं करता बल्कि क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्यों चीज़ हमारे पास आई हुई है? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव करंट है हमारे पास। अ, एक सेकंड जी ठहरें, इसको मैं आपको बताती हूँ। ओके जी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो उसकी रीज़न मुझे यहाँ बुक से मिली है, ये जो मैंने आपका ये पार्ट निकाला है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये इंडक्टर है, ठीक है। इसकी वेव डायग्राम को हम छोड़ते हैं, ये मैंने इसकी फेजर डायग्राम निकाली है। इसमें मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि इंडक्टर में जो आपका वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। और करंट हमेशा लैग करता है। तो आप ये देखिए, ये करंट का फेजर है, करंट जो है जहाँ पे मेरा एरो है, करंट पीछे, और इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर वीएल का फेजर, और ओमेगा आपको ये बता रहा है कि वीएल आगे है, ठीक है। जब वीएल आगे है तो यहाँ पर इस केस में ओमेगा टी माइनस फाइव तो हमारा स्टैंडर्ड था, तो यहाँ पर पाई बाय टू के साथ लीडिंग हो रही है वीएल की, तो ये वाला पूरे का पूरा एंगल वहां पर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। वहां पे करंट का एंगल नहीं आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज होंगे। वहां पे इस डायग्राम के लिहाज से जो है वो आया हुआ है वीएल, क्योंकि आई को लीड कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाइव बाय टू, तो इस तरह से वहां पर ये चीज आएगी, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में आप देखें तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कैपेसिटर में क्या होता है। कैपेसिटर में करंट आपका जो है वो हमेशा क्या करता है, लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और वोल्टेज आपका लैग करता है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें आप देखें कि ये वोल्टेज आपका वीसी है, इसके बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री के एंगल के करंट है, और करंट आपका अब लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वीसी है वो पाई बाय टू से लैग कर रहा है, क्योंकि आपने ये फेजर्स वीसी के रिस्पेक्ट से निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर वीसी को क्या कर दिया, पाई बाय टू के साथ माइनस कर दिया, तो ये वो एंगल हमारे सामने बन गया, ठीक है। तो करंट बेशक लीड करे या करंट लैग करे, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस फेजर डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं जो कि बुक में उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो फिर हमने यहाँ पर वोल्टेज की टर्म्स में बात की, यानी कि कैपेसिटर में अगर करंट लीड करे तो वोल्टेज लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में अगर करंट पीछे रह जाएगा तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी रीजन बेसिकली ये थी, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने लेक्चर्स पे वापस जाते हैं जहाँ पे हम थे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कि मैं आपके साथ वही पुरानी इक्वेशन शेयर करी है जो भी जिसके ऊपर हम स्टक हुए थे। ये इसमें आप देख लें तो हमने ये इस फेजर डायग्राम के थ्रू बात की। अब यहाँ पर जो आई डेल्टा वी सी था वो क्या था, बेसिकली डेल्टा आई इंटू एक्स सी, और इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये हमने जो डायग्राम्स बताई हैं आपको क्या बताई हैं कि अगर हमने यहाँ पे जो है वो करंट को रेफरेंस माना हुआ है तो वोल्टेज हमारा पाई बाय टू आगे है इंडक्टर में, और वोल्टेज हमारा पाई बाय टू पीछे है इन द केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आ गई, और ये पूरे का पूरा एंगल आपका ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको आपने साथ साथ रखना है, ठीक है। ये तीन लंबी इक्वेशन जो मैंने पार्ट्स में करके लिखी है, ये यहाँ पे आप वैल्यूज डालेंगे। डालने के बाद ये इक्वेशन यो बन के, जिससे कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा वो करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करके आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यहाँ से आई एम को आपने सेपरेट करके बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने जो टेंजेंट ऑफ फाई है, टेंजेंट ऑफ फाई क्या बनेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर। ये टेंजेंट ऑफ फाई का क्या मतलब है यहाँ पर, टेंजेंट ऑफ फाई का मतलब ये है कि अब अगर आप ये एंगल देखें जिसमें आर एल सी सीरीज सर्किट है, तो चलें इसको मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। ये हमारे पास रेफरेंस है इसका आर का, क्योंकि जो करंट होता है उसको हम रेफरेंस लेते हैं, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल करंट के साथ रहती है, ठीक है।
अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्सएल की, तो एक्सएल में आपका जो वो है मतलब इंडक्टर के केस में जो आपका वीएल है, यानी कि एक्सएल, वो आपका हमेशा क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो एक्सएल का फेजर होगा ऊपर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो एक्ससी है उसका फेजर आपके पास नीचे होगा, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, समझ आ गई बात जी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो है ना वो चीज़ बड़ी होगी और एक छोटी होगी। इसको मुझे थोड़ा सा और बड़ा बनाने की जरूरत है। ये हमारे पास रेजिस्टर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप सबको पता है कि हमारा जो एक्स एल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर चीज़। ये देखें, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी किसकी है इसकी, ये जो पीछे से आपने सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव देगा या फिर ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव देगा, तो दोनों सूरतों में क्या होगा। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हाई एफ के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल का फेजर भी बड़ा होगा और वो हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ गई। और जो एक्सी है उसका फेजर छोटा होगा, और एक्सी हमेशा क्योंकि वो करेगा, लैग करेगा, तो उसका फेजर आपके पास नीचे होगा, ठीक है। ये हम वोल्टेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ये चीज, राइट। अब अगर आप इन तीनों डायग्राम्स में से जो तीन वेक्टर्स हैं इनको तीन से दो बनाएं, तो आप क्या करेंगे कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें, क्योंकि वो बड़ा है। तो हमारे पास एक ऐसी चीज आएगी जो कि क्या होगी, ऊपर होगी, लेकिन उसकी ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। और ये वाला जो फेजर है आपका, ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि आपने एक्स एल में से एक्स सी को निकाला, ठीक है। ये चीज आ गई। ये चीज की हम बात करें थे, अगर आप इसको ब्रैकेट में भी कर लें, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये एक्सएल माइनस एक्सी का फेजर है, क्योंकि आपने ऊपर वाले में से नीचे वाले को निकाला है, कब, जबकि हाई एफ है। और उसके बाद जब आप हेड टू टेल रूल यूज करके इसकी टोटल वो निकालेंगे, यानी कि टोटल जो इम्पिडेंस है जेड निकालेंगे, तो आपको ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल बनेगा आपके पास फाई, ठीक है। और अगर आप इस ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ फाई निकालें, तो टेंजेंट ऑफ फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये आपकी बेस है, ये आर, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये चीज यूं होकर के आ गई, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू डाली है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू डाली है ओमेगा सी, ओमेगा मतलब है 2 पाई एफ, ठीक है। तो बार बार वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी हम इसको ओमेगा की टर्म्स में कह देते हैं, कभी हम इसको 2 पाई एफ की टर्म्स में कह देते हैं। चीज आपके पास वही है, ठीक है। ये कर दिया आपने। और उसके बाद करंट का एम्पलीट्यूड भी आप यूं करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेज एंगल है, राइट। और अगर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो लो फ्रिक्वेंसी पे आपके पास क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये थोड़ी सी चीज बदल जाएगी। अगर आपके पास ये आर है सिंपल, ठीक है, तो लो फ्रिक्वेंसी पे आपका जो इंडक्टेंस है, यानी कि एक्सएल, उसका फेजर छोटा होगा लेकिन होगा ऊपर, क्योंकि उसने हमेशा लीड करना है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा इंडक्टर में लीड करता है। और कैपेसिटर का जो एक्सी का फेजर है वो बड़ा होगा, लेकिन होगा वो नीचे, क्योंकि वो हमेशा लैग करता है। कौन लैग करता है, वोल्टेज कैपेसिटर में, ठीक है। अब जब आप नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि होगा नीचे, लेकिन वो यूं करके आएगा, ठीक है। और अब ये जो फेजर मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या है, ये है आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एक्सएल, क्योंकि अब आपने नीचे वाले में से ऊपर वाले को निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, जिसको आप कहेंगे जेड। पहले भी हमने इसको जेड ही कहा था ऊपर। और अब सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर अब जो आपके पास एंगल आएगा फाई, वो लैग कर रहा होगा एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज नेगेटिव में, और यहाँ पे वो एंगल लीड कर रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग बनाई, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसके अकॉर्डिंगली ये डायग्राम बनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पर एक्स सी माइनस एक्स आ जाए, लेकिन आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो ये जो मैंने नीचे आपके सामने टर्म लिखी है, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आई है। अगर आप चेक करें, तो ये जो मैंने ट्राइंगल आपके सामने बनाई है, ये वाली, इसमें आपका ये बेस ये है, परपेंडिकुलर आपका पूरे का पूरा ये है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका हाइपोटेनस स्क्वायर बनता है, तो ये हमने वहां से जेड को निकाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल इम्पिडेंस जेड ऑफ द सर्किट, क्योंकि इसमें आर की भी रेजिस्टेंस है, इसमें इंडक्टर की भी रिएक्टेंस है, इसमें कैपेसिटर की भी रिएक्टेंस है। और करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इस वक्त जेड है। अब कोई ऐसा मौका आया अगर बीच में, जिसमें हाई एफ पे हमने देखा एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है, लो एफ पे हमने देखा एक्सएल छोटा है एक्सी बड़ा है, कोई ऐसी बीच में वैल्यू आएगी एफ की जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों दूसरों को कैंसिल कर देंगे और आपके पास सर्किट में सिर्फ क्या बचेगा, आर।
ठीक है, जब सर्किट में सिर्फ आर बचेगा तो उसका मतलब ये है कि आपका जो जेड है वो उसको मिनिमम पे चला जाएगा, और आपका जो करंट है वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, बिकॉज आपके तीन दुश्मनों में से जो आर था, इंडक्टर था और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में ही लड़के खत्म हो गए हैं, सिर्फ रेजिस्टर रह गया। तो इस सिचुएशन में जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे तो फिर आपके पास करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। जब हम एक्सएल और एक्सी के इक्वेशंस को बराबर करेंगे तो हमारे पास अगेन वही इक्वेशन बनेगी जो कि भी हमने कुछ देर पहले निकाली थी। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन पे याद रखिएगा कि क्या होता है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के साथ करें, अगर ये मैं फ्रीक्वेंसी ले लूँ, यहाँ पे मैं करंट ले लूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि रेजोनेंस के ऊपर जो कि एक खास वैल्यू है एफ की, आप चेक करेंगे कि आपके पास ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरफ भी आपके पास करंट कम होगा क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे आपकी जो एक्स सी है वो डोमिनेट करती है, दुश्मनी कैपेसिटेंस की बढ़ जाती है और इंडक्टर की कम हो जाती है, जिससे करंट आपका जो है वो क्या होता है, कम ही होता है, बिकॉज कैपेसिटर तो दुश्मनी दे रहा है। और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो वो है अच्छा नहीं, मैंने सॉरी गलत कर दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी आती है क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, एक्सएल हाई फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा होता है और एक्स सी जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा होता है। तो लो फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास एक्स सी ज़्यादा होगा एक्सएल के मुकाबले में, तो वो करंट को टफ टाइम देगा, करंट आपका कम रहेगा। और हाई फ्रिक्वेंसी पे एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, वो करंट को टफ टाइम देगा, करंट आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जहां पर आपके पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सर्किट में सिर्फ क्या बचेगा, आर। ठीक है, तो ये है आपके पास रेजोनेंस कंडीशन। ओके जी, अब हम इसको करते हैं वाइंड अप आगे से। पावर अगर आपने निकालनी हो एसी सर्किट्स में, तो जैसा डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो एसी सर्किट में ये पूरे का पूरा जो आई है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे, जो कि बनेगी आई स्क्वायर, आर बीच में आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। ये करंट की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, यहाँ से, ये जो हमने पीछे से निकाला था अभी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वैल्यू डाल के आपने यहाँ से क्या किया, पावर को निकाल लिया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एवरेज पावर निकालें, तो एवरेज पावर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 IM स्क्वायर आर, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे एक साइकिल में जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ से कैसे आई है, इस इक्वेशन से मैंने ये वाली इक्वेशन ऐसे बनाई है कि ये ऊपर वाली इक्वेशन एक पूरी ऑल्टरनेटिंग वैल्यू थी, और ये वाली जो पावर है ये एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है पूरा एक साइकिल, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की, वो हमेशा क्या होती है, पूरे साइकिल के लिए 1/2। तो अगर आप इस साइन स्क्वायर वैल्यू को 1/2 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 IM स्क्वायर आर, ये चीज़ वो बन गई है, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखें आइम स्क्वायर को, तो आप यूं करके लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने क्या निकाली है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो कि आप पहले भी जानते हैं, जैसे आपने गैस की जो मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो निकाली हुई थी, ठीक है। तो अगर हम आई एम रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर क्या लेना है, रूट मीन स्क्वायर मीन्स के पहले आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, आई एम स्क्वायर, उसके बाद आपने उसका मीन लेना है, यानी कि 2 पे डिवाइड करके उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये बन जाएगा IM/√2, जिसको कहते हैं RMS वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये पीछे ये वैल्यू डालें यहाँ पर ये इस जगह के ऊपर, तो ये बन गई आपके पास ERMS, ठीक है, सॉरी IRMS का स्क्वायर, तो ये बन गई आपकी एवरेज पावर। ओके, अब आपने यहाँ पे जो पावर डाली है वो है E × I। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये वो पावर है जो कि सोर्स देगा, और ये पावर थी जो कि ज़ाया हो रही थी ऊपर वाली, तो इसका एक्सप्रेशन यूँ बन जाएगा, ठीक है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे इसको खोल के फार्मूला के साथ, ठीक है, जैसा से मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन फाइनली आएगा। इसमें अगर आप चेक करें तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी वैल्यू तो आपके पास 1/2 ही आएगी, ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू, और जो ये पूरी टर्म है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू एवरेज हमेशा क्या होती है, जीरो, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, जिसके बाद ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ई एम की वैल्यू डालें और आई एम की वैल्यू डालें, तो सिंपल ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि यहाँ पे ये जो कॉज ऑफ फाई है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। इस पूरी इक्वेशन में गर्ल्स, ये जो मैंने ऊपर से यहाँ नीचे आपके सामने बनाई है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये जो आई आर एम एस है ये IM/√2 है, ये ई आर एम एस जो है ये EM/√2 है। यहाँ पे ये जो 1/2 है इसको मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया है, 1/2 को लिख लिया है 1/√2 और 1/√2। तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन ये रूप इख्तियार कर लेगी कि एवरेज पावर क्या है, ERMS, IRMS और कॉज ऑफ फाई। अब इसमें ये जो कॉज ऑफ फाई है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने 1/2 के साथ क्या किया, मैंने 1/2 के साथ ये किया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा।
ये जो कॉज ऑफ फाई है, ये कॉज ऑफ फाई क्या है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर कभी आ जाए कि आप एसी सर्किट का पावर फैक्टर बताएं, तो आपने बताना है कि ये कॉज ऑफ फाई, इसमें यही सवाल शॉर्ट बनता है, ओके। और कॉज ऑफ फाई निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आपने आर को टोटल इम्पिडेंस के ऊपर क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैक्सिमम पावर कब होगी, जब कॉज ऑफ फाइव वन होगा। आप चेक भी करें यहाँ पे कि अगर इस पूरी टर्म में ये चीज़ वन हो जाए तो आपके पास पावर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तब होता है जब रेजोनेंस आती है, एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है, जेड आपका आर के बराबर होता है, तो आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो ये रुख अख्तियार कर लेती है, ठीक है। इसका मतलब है कि रेजिस्टर के अंदर, यानी कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो मैक्सिमम पावर आपको वहाँ पे मिलेगी, ओके। लास्ट टॉपिक है जी आपका ट्रांसफॉर्मर। मैं इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बातें करूंगी, मैंने इसको पेपर में कभी नहीं देखा, लेकिन आप क्योंकि सिलेबस में हमारी मजबूरी है इसको करना, हमने करना है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसको, एसी वोल्टेज को। एक बात याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी वोल्टेज के ऊपर काम नहीं करता किसी भी सूरत, वो हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करता है। या तो वो उसको ऊपर करेगा या उसको नीचे करेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ही यही है कि एक कॉइल इधर है और एक कॉइल इधर है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपने जो ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है, एसी वोल्टेज, वो ऑल्टरनेटिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये हिस्सा इसका प्राइमरी बनता है, ये हिस्सा इसका सेकेंडरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, इसकी जरूरत होती भी है नहीं भी होती, आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल ये आपका सेकेंडरी कॉइल है और ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वीपी है, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो वीएस आएगा, ठीक है। ये वाला कॉइल जो है, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम एनपी कहते हैं, और ये वाला जो कॉइल है इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम एनएस कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ये एनएस है, और ये है आपके पास एन, राइट। अब होता क्या है कि जब यहाँ से आप ईएमएफ देते हैं तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सॉरी नेचुरल ईएमएफ है। नेचुरल ईएमएफ से यहाँ पे क्योंकि बार बार आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे करंट चेंज होगा, जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, ये पिंक कलर के एरोज आपको बताने के सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगा, और जब यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली जो ईएमएफ है वो आएगा, जिसको आप वीएस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि यहाँ पर पैदा हो रहा है। ये वाला जो ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और जो यहाँ पे ईएमएफ है ये आपका नेचुरल ईएमएफ, ठीक है, जो कि आप दे रहे हैं पीछे से। इनकी वर्किंग आपके सामने है। ईएमएफ जो आप दे रहे हैं वो आपका ऑल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में आपको पता है कि जो जितना वोल्टेज आ रहा है वो ई के बराबर होगा, जिसको आप माइनस एन पी डी फाइव बाई बी डी टी कहेंगे, ठीक है। ये भी फैराडेज लॉ है। सेकेंडरी कॉइल में ये वी एस बनेगा, जिसको आप एन एस डी फाइव बाई बाई डी टी कहेंगे। ये मैंने वही आपके सामने फैराडेज लॉ यूज किया हुआ है। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि जो ई एम एफ पैदा होगा वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज, ठीक है। ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये चीज आ जाएगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, राइट। जो कि आपको ये बता रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है। मींस के जब आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, स्टेप अप करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर दें, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आप प्राइमरी में जो है वोल्टेज को या उसको स्टेप डाउन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। आइडियली हम अगर बात करें तो जितनी पावर हम आउटपुट में ले रहे हैं इधर इस जगह के ऊपर, ये वाली जो पावर है आउटपुट वाली, इसको आइडियली अगर कोई हम प्रैक्टिकली नहीं बात कर रहे कि एनर्जी ज़ाय हो रही है, तो उसको इनपुट पावर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इनपुट पावर है जो कि प्राइमरी कॉइल में, आउटपुट पावर सेकेंडरी कॉइल में। इनपुट पावर में क्या आएगा, आई इंटू वी। सेकेंडरी कॉइल के लिए मैंने एस एस लगाया हुआ है, सॉरी आउटपुट पावर में। और इनपुट पावर में क्या आएगा, प्राइमरी कॉइल का आई इंटू वी, जिसमें मैंने पीपी लगाया हुआ फॉर द प्राइमरी कॉइल। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इस वाली इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि आई एस और वी एस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आई पी और वी पी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊपर वाली चीज में क्या हो रहा था कि यहाँ पर एन पी और वी पी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, एन एस और वी एस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अब अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करें तो ये बनती है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो कि आपको क्या बता रही है कि ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज आपस में डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर है जब हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज और करंट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसकी जब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ये सबसे एक डिफरेंट रिलेशनशिप आता है, बिकॉज ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने आज तक क्या पढ़ा है कि वी और डाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर वो वाहिद डिवाइस है जिसमें ये असूल आपका जो है वो
ब्रेकअप हो जाता है, और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट हमेशा इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज हमेशा डायरेक्ट रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इस लिहाज से ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स बनती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज को आप क्या कर देंगे, यानी कि प्राइमरी के मुकाबले में आप वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी में बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है कि आप पहले के मुकाबले में वोल्टेज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या है कि वीएस को कम करने के लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कम कर दें, तो वो स्टेप डाउन हो जाए। ठीक है जी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने वोल्टेज को जानबूझ के ऊपर करना होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने पावर स्टेशंस के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। पावर स्टेशंस जहाँ से वापडा हमें बिजली देता है, ठीक है, वहाँ पे हम जानबूझ के ड्यू टू सम रीजंस क्या करते हैं, जानबूझकर हम स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर को, ताकि वोल्टेज बढ़े। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमने जो आपके ट्रांसफार्मर है, जो आपकी वापडा हाउस है, वहां से बिजली की तारों के थ्रू जो है वो आपके घरों और मोहल्लों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां तक अपनी वोल्टेज को पहुंचाना होता है। जब वोल्टेज को हम पहुंचाते हैं तो वोल्टेज को हम जानबूझ के क्यों ज्यादा करते हैं, बिकॉज ट्रांसफार्मर में मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, अगर हम वहां पे वोल्टेज को ऊपर नहीं करेंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। करंट के ज्यादा होने से ये जो वायर है आपकी, ये जो बिजली लेकर आ रही है, वो इतनी गर्म हो जाएगी कि वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम वापडा हाउसेस से जो हमारे घरों तक ट्रांसफार्मर आता है वहां पे वोल्टेज को जानबूझ के ऊपर करते हैं पावर स्टेशन से, ताकि हमारे पास करंट कम हो जाए। ठीक है, और वायर्स आपकी महफूज रहे पिघलने से। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि जब आपके घरों के अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे क्या करेगा, आपके घर तक जाने से पहले, क्योंकि घरों की अप्लाइंसेस में आपको सिर्फ 220 वोल्ट चाहिए होता है, और बाज़ अवत इससे भी कम चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि आपके होम्स में क्या करता है, आपके उतना ही वोल्टेज आपको सप्लाई करता है जितना आपको चाहिए। वो किलो ओम्स वाला, या सॉरी किलो वोल्ट्स वाला जो वोल्टेज है जो कि वायर्स में से पास कर रहा होता है, वो आपके घरों में किसी सूरत नहीं एंटर होने देता। ठीक है, तो ये जी आपके पास तकरीबन तमाम चीज़ें हमने ऑटोमेटिकली जो है वो कवर कर ली हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पे आपके सिलेबस की सिचुएशन भी एक दफ़ा आपके साथ शेयर कर दूँ तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप अ, आराम से इसको देख सकते हैं यहाँ पर, कि मैंने जो क्विक रिव्यू आपको एक दिया है उसमें बस आप चेक करें तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई है, सब की सब चीज़ें आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, तकरीबन आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसके अंदर से। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक्स थे इसके यहाँ से अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये इंडक्टेंस था। एलआर सर्किट्स के बाद मैंने आपको आज ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस करवा दी है। यहाँ पे जो एसी सर्किट्स है उसमें सिंगल लूप एलआरसी सीरीज सर्किट्स था, पावर था, ट्रांसफार्मर, ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, और अब ये जो चीज़ थी जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले कवर करवा चुकी हूँ, उसमें सिर्फ ये तीन टॉपिक्स हैं आपके जो उसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, एम्पलीफिकेशन विद फीडबैक, ऑसिलेटर्स एंड लॉजिक गेट्स। बाय द वे वैसे ये तीनों टॉपिक्स मेरी नज़र से आपके पेपर्स में कभी नहीं गुजरे, लेकिन बीइंग टीचर मेरे फ़र्ज़ है कि आपको तमाम चीज़ें दे दी जाएं, तो इसको मैं आखिर में बिल्कुल शेयर करूँगी जब आप ये तमाम काम कर चुकेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये तमाम चीज़ें थी जो कि आपने करनी थी, ये आप कीजिए। इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। हैव फेथ इन अल्लाह एंड हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को कवर करेंगे, बिलीव मी कि आपका पेपर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये मुश्किल चीज़ें हैं, हाई लेवल की चीज़ें, इनको भी हम आखिर में देख लेंगे। अल्लाह करे कि इन तीनों में से कोई चीज़ ना आए। ठीक है, लॉजिक तो खैर बहुत आसान है, वो आपको करवा दूंगी, लेकिन बहरहाल ये दोनों टॉपिक्स आपके थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, सो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इंशाल्लाह आप इसी में से अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड एग्जाम। मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ, हाजिर हूँ, आप मुझसे कोई भी बात हो पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।